to my channel BioPrism, where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik, your tutor, your mentor or your guider or your friend. So बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस अपना टॉपिक जो जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे. So today we are going to discuss very firstly about the respiratory volumes and capacities. ठीक है, तो क्या क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है और क्या क्या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी. तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी होता क्या है. तो देखिए बच्चे, आपके लंग्स में, ठीक है, कह लीजिए कि आपके जो लंग्स है, वॉल्यूम ऑफ एयर in your lungs at the given time during the respiratory cycle, during one respiratory cycle is called as volume, respiratory volume और respiratory capacity. यानी कि एक रेस्पिरेटरी साइकिल के टाइम पे जितनी वॉल्यूम ऑफ गैस आपके लंग्स में पाई जाएगी उसको हम बोलते हैं लंग्स वॉल्यूम या फिर लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी. ओके, तो ये कुछ वॉल्यूम्स और मैंने कैपेसिटीज पहले लिख के रखी है बिकॉज ऑफ द टाइम, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है. तो यहाँ पे ये सेक्शन है वॉल्यूम्स का और ये सेक्शन है कैपेसिटीज का. मतलब आपका लंग कितना ज्यादा एयर को ले सकते हैं और मिनिमम कितने अमाउंट ऑफ एयर ये रख सकता है, कितना मिनिमम इसके पास होना ही चाहिए और कितना मैक्सिमम ये रख सकता है, बस इसके बारे में है ये सिंप्लीफाइड वर्जन में. सो सबसे पहले है हमारी टाइडल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं टीवी. टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज द नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन. जो नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन आपके लंग्स करते हैं, इट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. यानी कि एक बार इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते समय आपके लंग्स में जितनी हवा आती है या जाती है, वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. ये कितना है? 500 ml है. मतलब एक बार जब आप सांस लेते हैं और एक बार जब आप सांस बाहर निकालते हो तो ये 500 ml ऑफ एयर होती है जो अंदर जाती है और बाहर आती है. नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी कि आप जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि फोर्सफुल जो इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब आपने एक बार सांस रोकी और उसके बाद आपने फोर्सफुल बहुत लंबी सांस जो है वो भरी, यानी कि आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन हुआ. इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जो आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं उसमें 2500 to 3000 ml ऑफ एयर आपके लंग्स में एक बार जाती है, वन रेस्पिरेटरी साइकिल में जाती है. नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज दिस? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ओके, फोर्सफुल इंस्पिरेशन देखा हमने, वैसे ही फोर्सफुली जब आप एक्सपायर करते हैं, जब आप एक्सपिरेशन करते हैं तो ये अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इसको बोलते हैं ERV. इसको ERV भी बोलते हैं और इसको IRV भी बोलते हैं. तो ये अमाउंट होती है वो 1000 to 1100 ml. ठीक है. नेक्स्ट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम. रेसिड्यू यानी कि जो रह गया है. अब आपके लंग्स में जितनी वॉल्यूम रह गई है इन दोनों के बाद, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम RV. रेसिड्यूअल वॉल्यूम तो ये है आपकी 1100 to 1200 ml. नेक्स्ट कम द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. कैपेसिटी की बात कर रहे हैं अब हम कि कैपेसिटी यानी कि आपकी कितनी लंग्स की कैपेसिटी है. ठीक है, तो सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अब ये क्या चीज है? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक बार नॉर्मली आपने एयर को एक्सपायर किया. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना फोर्सफुली आप इंस्पायर कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ये जो कैपेसिटीज होती है ना, ये इन्हीं का मेल जोल होता है, वॉल्यूम्स का ही मिला जुला होता है. तो जितना भी आपने एक बार नॉर्मल जो आपकी ब्रीदिंग होगी, वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम.
तो टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी क्या है? आईआरवी यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो एक बार एक्सपायर करने के बाद जो भी हम फोर्सफुली जितना इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब लंग्स को खाली करने के बाद हम फोर्सफुली जितना ले सकते हैं, तो फोर्सफुली 500 ml तो जानी ही जानी है। उसके अलावा कितनी जानी है? ये और जानी है आईआरवी की 2500 और 3000 ml। इतना इन दोनों के बीच की अमाउंट जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेशन के बाद, एक बार इंस्पायर करने के बाद आप जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें एक बार जो आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन टाइडल वॉल्यूम 500 ml तो जाएगा ही जाएगा, और उसके साथ जो है वो ईआरवी भी जाएगा, यानी कि 1000 to 1100 ml भी साथ में जाएगा। नेक्स्ट इज फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी का मतलब है कितना कैपेसिटी है आपके लंग्स में कि वो जितना वो फोर्सफुली एक्सपायर करके कितना रह जाता है। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम यानी मिनिमम इतनी अमाउंट ऑफ एयर या इतनी अमाउंट ऑफ मिनिमम, ये वाला जो अमाउंट है ये तो रहेगा ही रहेगा आपके लंग्स में। मतलब आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायर कर लीजिए, फोर्सफुल इंस्पायर कर लीजिए, इतना अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रहेगा, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी के में ये आरवी तो होना ही होना है, 1100 to 1200 तो होना ही होना है। इसके अलावा ईआरवी होगा, आप जो जितना निकाल पा रहे हैं वो ईआरवी होगा 1000 to 1100 ml। देन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द मिक्सचर ऑफ ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। ईआरवी प्लस टीवी एंड आईआरवी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी क्या है कि जितना भी जो पर्सन है वो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद कितना ब्रीथ कर पा रहा है नॉर्मल पर्सन, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि सारी के सारी लंग्स में कितनी एयर टोटल जा सकती है, वो है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे? एल्वेलाई में, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यू। और वो गैसेस कौन कौन सी होंगी? हमारी वो गैसेस होंगी आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम जब भी रेस्पिरेशन में बात करेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो बच्चे, जो भी गैस एक्सचेंज होगी वो तो आपको पता ही है कि वो क्या होगी, या तो ऑक्सीजन होगी या फिर क्या होगी, CO2 होगी, या फिर दोनों ही हो सकती है साइमल्टेनियसली। ये जो भी एक्सचेंज होगा ये कहाँ होगा? एल्वेलाई में होगा, ठीक है। आइदर एल्वेलाई में होगा, ब्लड में होगा, और कहाँ होगा? और टिश्यू में होगा, ठीक है। ये तीन जगह है जहां पर आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एल्वेलाई, इन द लंग्स, ब्लड एंड इन द टिश्यूज। सो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, मतलब इधर से इधर ऑक्सीजन और CO2 से जाते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट होता है, और या फिर हम कहें तो ये इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? पार्शियल प्रेशर पे। एंड नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? अब आपकी एक गैस, मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस होंगी, उसमें से एक गैस यानी कि मान लीजिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो एक गैस ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है इनके मुकाबले, उसको बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम इसको PO2 बोलेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये जो साइन है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है कि पार्शियल प्रेशर क्या चीजें है। तो आपका ये जो एक्सचेंज होगा ये कैसे होगा? सबसे पहले एल्वियोलाई में गैसेस जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाएंगी गैसेस? एल्वियोलाई में जाएंगी। एल्वियोलाई से कहाँ जाती है? ये ब्लड में जाती है।
ब्लड से कहाँ जाएगी, टिश्यू में जाएगी, ठीक है। सो ब्लड से कहाँ जा रही है, टिश्यू में जा रही है, यानी कि आपके लंग्स में सबसे पहले गैसेस आती है, लंग्स में सबसे पहला एक्सचेंज होता है, उसके बाद वो ब्लड में जाती है, बिकॉज एल्वेलाई जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्लड से, डक्ट्स होती है, बहुत पतली सी थिन लेयर होती है, और यहाँ पर फिर ये ब्लड के बाद ये कहाँ एक्सचेंज होता है, टिश्यू में एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज पे डिपेंडेंट होता है। सो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ऑल दीज areas or in alveoli, blood and tissue depends upon two things. It depends upon, one is solubility of gas, ठीक है, एक सॉल्युबिलिटी होगी जो भी गैस एक्सचेंज हो रही है उसकी, और दूसरा ये डिपेंडेंट होगा थिकनेस पे, किसकी थिकनेस, मेम्ब्रेन की थिकनेस, नाउ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है बच्चों, वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड अनदर इज मेम्ब्रेन की थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर हम एल्वेलाई की बात कर रहे हैं देन इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द थिकनेस ऑफ द एल्वेलाई मेम्ब्रेन, ओके। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस में। तो आपको ये पता है CO2 जो है वो 20 to 25 टाइम्स ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल है इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में CO2 जो है वो ज्यादा घुल सकती है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा घुल सकती है हमारे ब्लड में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमें क्या, जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे CO2 मिक्स हो जाती है, जब CO2 मिक्स हो जाती है तो हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो अगर देखिए बच्चों, अगर हम एक एल्वेलाई लेते हैं, मान लीजिए ये एक एल्वेलाई है, तो इसकी जो एल्वेलाई से मैंने बताया था कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कौन, ब्लड वेसल, डक्ट होती है, डक्ट बहुत माइन्यूट वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कंडक्ट करती हैं, तो डक्ट होती है, इनमें भी एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इनमें भी एक मेम्ब्रेन होगी। जो मेम्ब्रेन ब्लड वेसल्स में होती है इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होगी बच्चे, ये मेम्ब्रेन होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इनकी थिकनेस पे भी डिपेंडेंट है, अगर इनकी ये ज्यादा मोटी है तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली नहीं होगा। इफ दीज आर ओनली वन सेल थिकनेस है, अगर इनकी इफ दे हैव ओनली वन सेल थिकनेस देन ये बहुत इजीली मेम्ब्रेन से गैसेस पास हो जाएंगी। अब इन दो लेयर के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तीन मेम्ब्रेन्स के तीन लेयर के बारे में बात होगी। जब भी हम थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो तीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि एल्वेलाई की होगी, नेक्स्ट वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में होगी, एंड लास्ट वन इज एंडोथेलियम जो कि आर्टरीज या वेन्स जो भी ब्लड वेसल्स जो भी ब्लड को कैरी कर रही हैं उनकी जो लेयर होगी, उनकी जो वॉल होगी उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। सो ये तो था आपका कि क्या चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, तो ये कैसे एक्सचेंज होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये आपकी एक एल्वेलाई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के केस में, तो यहाँ पे ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। ये किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अकर्स इन द इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। सो एल्वेलाई में भी सिंपल डिफ्यूजन होगा, और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, कैसे मूवमेंट होता है, फ्रॉम हाई टू लो, from higher concentration to lower concentration or from the higher gradient to the lower gradient। अब जो एटमॉस्फेयर होगी, एल्वेलाई में एयर आ चुकी है आपकी, ओके। सो एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन होगी
ठीक है, यहाँ पर हम गैसेस के बारे में बात करेंगे सारी। तो जो एल्विलाई में गैस होगी वो होगी 104 ml ऑफ Hg। ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा 104 mm ऑफ Hg। और जो CO2 होगी उसका कितना होगा 40 mm ऑफ Hg। ये CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा। अब जो ब्लड जिसको लेके जा रहा है, अगर ये आपका ब्लड में भी बहुत सारे केसेस हैं, तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजनेटेड की, ऑक्सीजनेटेड मतलब अगर इसको लेके जाना है तो देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्लड वेसल से। तो यहाँ ब्लड वेसल में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 95, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर CO2 का है 45 mm ऑफ Hg। तो देखिए मैंने बताया आपको हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है ग्रेडियंट, तो ये कहाँ ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये CO2 एल्विलाई में जाएगा। अब एक बार CO2 इधर आ गया तो यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है और बाहर कौन जा रहा है, CO2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा 104 mm ऑफ Hg, CO2 का होगा 40 mm ऑफ Hg। जो वेसल लेके जाएगी ब्लड को, जो इससे कनेक्टेड होगी, अगर उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mm ऑफ Hg है तो हायर टू लोअर मूव करता है इन द केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, एंड यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन होगा। And if the simple diffusion occur, then the gas will move from higher concentration to lower concentration, that is from the alveoli to the blood vessel. ठीक है, and now in the case of CO2, the partial pressure of CO2 in alveoli is 40 mm of Hg, whereas in blood vessel it is 45 mm of Hg. That means the partial pressure of CO2 in blood vessel is higher than that of alveoli. So the gas will move from the blood vessel to the alveoli. Okay. So ये तो था आपका exchange of gases कैसे between the blood and between the alveoli कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया है कि कैसे ये हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। कैसे ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड में अब आ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा अब इन गैसेस को, यानी कि एक बार वो बाहर से एल्वेलाई से कहाँ आ गया है, ब्लड में आ गया है। अब ब्लड से कैसे ये जाता है, तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बच्चे हमेशा याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कौन करवाएगा, ब्लड करवाएगा। ओके, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 97% जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। थ्रू ब्लड 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड टू द वेरियस tissues of various organs, and the rest 3% is transported in the plasma, through the plasma in the dissolved state। dissolved state में होता है वो, और वो dissolved state में ही प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, 97% of the blood in the form with the blood, 97% of oxygen is transported through the blood and 3% of oxygen is transported through the plasma in the dissolved state. Okay, so now अब हम बात करते हैं CO2 की। अगर हम CO2 की बात करें तो 20 to 25% जो है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। 20 to 25% ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। CO2 का देखिए बहुत कम है कंपैरेटिवली, और यहाँ पर 70% ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बना के ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बच गया है, अब यहाँ पे जो बचा हुआ है 7%, ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द डिजॉल्व फॉर्म, विद द डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। ठीक है, सो 97% ब्लड ऑक्सीजन जो है वो 97% ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, 3% प्लाज्मा में होता है, और CO2 को 20 to 25% ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन,
बाइकार्बोनेट क्या होता है, NCO3 माइनस, ये आयन है, ये इसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 7% जो है वो प्लाज्मा के। अब आप बोलेंगे कि मैम ये इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी मैंने बताया वो ब्लड में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन ज्यादा है, इसीलिए ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ये तो था बेसिक्स। अब ऑक्सीजन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड के अंदर होते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, आरबीसी जिसको बोलते हैं। इन आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। इन आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, एंड इट इज ऑफ रेड कलर। यही हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी ब्लड जो है आपका वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HB लिखते हैं। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक बार में। कौन, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। अगर हम इसका परसेंटेज सैचुरेशन कर्व देखें बेटा, परसेंटेज सैचुरेशन कर्व अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है इसका परसेंटेज सैचुरेशन और यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको देखते हैं जब भी, तो ये एक सिग्मोइड कर्व बनाता है। ठीक है, ये कैसा कर्व बनाता है, ये एक सिग्मोइड कर्व बनाता है। सिग्मोइड कर्व का मतलब क्या है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे इसका सैचुरेशन रेट भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सैचुरेशन रेट बढ़ेगा। वैसे तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बट नो, शुरुआत में ये थोड़ा कम होता है इसलिए। फिर इसके बाद अगर हम बोलते हैं तो ये जो आपका कर्व है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना है ये क्या पैरामीटर्स को लेके बना है, एक तो परसेंटेज सैचुरेशन और दूसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना, ये 2 चीजों को स्टडी करने में काम आता है। एक तो कितना CO2 का पार्शियल प्रेशर है और कितना HCO3 आयन आपके पास ब्लड में है, ये देखता है कौन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये देखता है। जब भी हम इस कर्व को स्टडी करते हैं तो हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है इस पूरे में। अब एक चीज और है कि हर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो एक बार में हर 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को एक बार में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं CO2 के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इसी के साथ मैं कार्बन डाइऑक्साइड के ही साथ आपको एक और पॉइंट बताऊंगी कैसे ये एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं। तो चलिए, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट होती है। तो सबसे पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हीमोग्लोबिन के ही साथ बनती मिलती है और ये जैसे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये बनाता है कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। ये क्या बनाएगा, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है,
ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इसके ट्रांसपोर्टेशन किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडेंट होता है CO2 के पार्शियल प्रेशर पे और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। यानी कि ये कैसे हम कह रहे हैं कि इन चीजों में डिपेंडेंट होता है। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा, मैंने बताया आपको कि CO2 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है ब्लड में, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी इसका ज्यादा है और इसका कम है, ये डायरेक्टली क्या होगा, बहुत जल्दी ब्लड से बाइंड कर लेगा। यानी कि ये किससे बाइंड कर लेगा, ये बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, ये बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अब अगर हम देखें कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में ये ट्रांसपोर्ट हो गया है। अब अगर आप देखिए, मैंने आपको बोला कि ये H+ आयन का कंसंट्रेशन वगैरह दिखता है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप बात कर रहे हैं एक एल्वेलाई की, ठीक है, अगर मैं आपको एक एल्वेलाई की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इसका एसोसिएशन होता है और यहाँ पे कैसे डिसोसिएशन होता है, यानी कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है और कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो देखिए एल्वेलाई के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, इसका मतलब यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगर H+ आयन कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं जो कि इसके एसोसिएशन में हेल्प करते हैं, सो दैट द CO2 गैस शुड बी कैन बी एसोसिएटेड विद द हीमोग्लोबिन। सो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएशन में हेल्प करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, वो फैक्टर्स यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ये फैक्टर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और इसका पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी जाके ये इससे बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ इस केस में ये सारी चीजें कम है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से, और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये हो बन गया इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होता है, आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, लेकिन जहां पर भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, यानी कि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ था ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, अब ये कम है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। जो मैं डिसोसिएशन कर्व की अभी बात कर रही थी वो यहीं से आया था, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग हो जाएंगे। अब इन केस अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि टिश्यू और ब्लड के केस में देखिए, ये ब्लड वेसल है, ये आपके टिश्यू है, ठीक है, ये आपके टिश्यू है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या है, ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, और सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, CO2 का ज्यादा है। ठीक, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और आपका टेम्परेचर भी हाई है। टेम्परेचर हाई कैसे होगा, टिश्यूज में भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, हर सेल में होती है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। इसका कंसंट्रेशन हाई है तो क्या होगा, CO2 यहाँ जाएगी, CO2 कैसे जाएगी, CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी का, यानी कि एसोसिएशन होगा CO2 का। अब अगर इसको फिर यहाँ आना है तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा, ये सारी चीजें होंगी और CO2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन ऑफ CO2 इन द एल्वेलाई। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ CO2 इन एल्वेलाई। ठीक है, ये तो था कि कैसे वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिसॉल्व फॉर्म में तो प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब जो CO2 है वो ब्लड में आ गया, कैसे ये ब्लड में घुला, क्या बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ही नहीं, CO2 डेंजरस गैस है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर CO2 जो है, मैंने बताया था CO2 बहुत सॉल्युबल है और साथ में डेंजरस भी है, तो CO2 जो है ब्लड के अंदर, इन ब्लड आपका वाटर में बदलेगा। ठीक है, वाटर के साथ बाइंड करेगा और यहाँ पे ये बनाता है
यहाँ पे बच्चों देखो ब्लड में ना एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये ब्लड में बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये वाली जो एंजाइम है ये ब्लड में ऑलरेडी है, CO2 ने को ब्लड से वाटर मिला और ये बाइंड करके क्या बनाएगा, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना दिया इसने। क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। अब फिर से ये एंजाइम बाइंड होगी और फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनेगी, मिलेगी और ये क्या बनाएगी आपका HCO3 आयन, ठीक है। HCO3 आयन बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, H+ आयन। अब आपको समझ में आया मैं H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्यों बढ़ा रही थी जब मैं CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा रही थी, क्योंकि CO2 जो है वो बाइंड होगा यहाँ पर HCO3 और H+ आयन के साथ, ठीक है। तो ये तो था कि कैसे ये, अब ये जो HCO3 आयन बना आपका बाइकार्बोनेट आयन बना, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन बना यहाँ पे। ये आयन जो है ये ट्रांसपोर्ट होएगा और ये फिर बाद में जैसे ही ये ब्लड से एल्वेलाई में जाता है, ब्लड से ये एल्वेलाई में जाएगा तो ये HCO3 जो है वो एल्वेलाई में क्या बनाएगा, ये बनाता है H2CO3 और एल्वेलाई में फिर ये CO2 बना देता है। तो ये CO2 के फॉर्म में ब्लड में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, इस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही वो एल्वेलाई में पहुंचा ये दोबारा से CO2 में बन गया। यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन भी दिया है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये तो था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ओके। यहाँ पे आपका खत्म होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड एंड इन द एल्वेलाई, कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं रेगुलेशन की। जैसे हमने वहां पे बात की थी रेगुलेशन यानी कि कहाँ से ये रेगुलेट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों ये दो जगह से रेगुलेट होता है, एक होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लिंगाटा से, एक होता है मेड्यूला ऑब्लिंगाटा से, ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और दूसरा भी हाइंड ब्रेन के ही पार्ट से होता है पोन्स वेरोलाई से, ठीक है। पोन्स वेरोलाई से दूसरा रेगुलेट होता है जो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा से रेगुलेट होता है। तो यहाँ पे ये रेगुलेट कैसे होता है, इसके पास होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसके पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है यानी कि एक बार में, जैसे एक बार में इंस्पायर किया तो अब एक्सपायर ही करेगा वो बाद में फिर दोबारा से इंस्पायर नहीं कर जाएगा, ठीक है। तभी तो आपको जो भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। दूसरा, एक बार अगर इसने इंस्पायर कर लिया तो एक बार वो एक्सपायर कर लेगा। अब यहाँ पर जो पोन्स वेरोलाई है इसमें न्यूमोसेंटिक सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक है, सॉरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये आपको बताता है कि मतलब कैसे आपको रेस्पायर करना है। तो ये दो सेंटर होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं किसको, आपके रेस्पिरेशन को। अब यहाँ पर एक और कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। ये जो आपका मेड्यूला ऑब्लिंगाटा और है इसी के पास, या कह लीजिए ये जो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा में जो ये रिदम सेंटर है ना, इस रिदम सेंटर के पास में ही एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है आपके ब्रेन में। कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है उसको देख लेता है, उसको देखने में ये सक्षम होता है कि ये ज्यादा है, ये कम है। अगर ये ज्यादा होता है तो ये तुरंत बताता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो इसके लिए कुछ करिए, और CO2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो भी वो बता देता है, ठीक है। तो ये है कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि ये काम करता है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हम देखेंगे क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स में हम कुछ
डिसऑर्डर्स को देखेंगे। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले है एस्थमा। एस्थमा, एस्थमा की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट इज एस्थमा? देखो बच्चों, जो भी हमारा एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें एक व्हीजिंग साउंड होती है। वो जब इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, जब वो ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जब ये ब्रीदिंग करते हैं ना, तब एक व्हीजिंग साउंड होती है। व्हीजिंग साउंड मतलब एक विस्लिंग होती है। इन ये जब सू सू की आवाज होती है, जब ये अपना नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो इनकी सांसें लेने और छोड़ने में इनको एक विसल की बहुत पतली सी साउंड प्रोड्यूस होती है। वो किस लिए होती है? ये आपकी ट्रैकिया है, ठीक है, ये आपकी ट्रैकिया है। जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रैकिया ब्लॉक हो गई, या तो कोल्ड से ब्लॉक हो गई या किसी और चीज से ब्लॉक हो गई, तो ये क्या होता है, एक्चुअली में ये ट्रैकिया ब्लॉक हो जाती है। यानी कि ये जो पाथ है हवा के आने का और जाने का, ये एरिया क्या हो गया, ये पाथ कम पड़ गया, ये पाथ कम पड़ गया, तो यहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब ये होता क्यों है, ये जो पाथ है ये कम क्यों हो जाता है, ये क्यों होता है? या तो इन्फ्लेमेशन हो, या तो कफ कोल्ड हो। इन्फ्लेमेशन किस में हो, या तो ब्रोंकियाई में हो, या तो ब्रोंक्यूल्स में। अगर इन्फ्लेमेशन किसी तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो यहाँ पर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फाइसेमा। नेक्स्ट इज एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, इसमें आपकी एल्वेलाई की जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है। इसमें आपकी जो वॉल्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, एल्वेलाई की या फिर ट्रैकिया की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। कैसे? इनकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, यही डैमेज हो जाती है। ये जो इनर लाइनिंग है, इसकी जो लेयर्स हैं, ये डैमेज हो जाती है। और ये कैसे होती है? ये यूजुअली तो होती है स्मोकिंग की वजह से। इसीलिए कहा जाता है स्मोकिंग मत करिए, इतना हार्मफुल होता है वो कि इन वॉल्स को ही डैमेज कर जाता है। और वो इतना धीरे धीरे होता है कि आपको पता नहीं चलता है। देखिए बच्चों, अब वो वॉल्स डैमेज क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मली जो हम एयर लेते हैं, हमारी नॉस्ट्रल्स क्या करती हैं, हमारी नॉस्ट्रल्स जो भी हम एयर लेते हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करके देती है। तभी तो कहते हैं कि सांस नाक से लीजिए भाई, और इंस्पायर करिए नोज से और एक्सपायर करिए माउथ से। इंस्पायर नोज से क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जो भी टेम्परेचर उसको मेंटेन कर देता है। लेकिन स्मोकिंग के समय आप क्या करते हैं, स्मोक कहाँ से करते हैं? थ्रू माउथ। यानी कि आप यहाँ से इंस्पायर कर रहे हैं माउथ से। जब आप यहाँ से इंस्पायर कर रहे हैं तो ये गर्म हवा जो आप जा रही है अंदर, ये इसकी वॉल्स को डैमेज कर रही है। ठीक है, बिकॉज एयर जा रही है, तो एयर जाने की वजह से क्या हो रहा है, गरम हॉट एयर है, इसकी पूरी की पूरी लाइनिंग्स, इसकी जो सेल्स है, इसकी जो वॉल्स है, म्यूकस लेयर है, वो सारी डैमेज हो जाती है। और फिर हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। जब ये सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती है और यहाँ पे ये फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। वैसे ये सिगरेट स्मोकिंग में ही सबसे ज्यादा देखा गया है। और ये लास्ट है अब और अब हम देखेंगे लास्ट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये क्या चीज है? जहां पर ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जो कि हमारे सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, उस तरीके के डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखिए बच्चों कैसे होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट, कई ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, कई ऐसी जगह होती हैं, माइनिंग स्टेशंस जैसे होते हैं जहां पे आप कोयले की खदान वगैरह है वहां पे तोड़ते हैं। डिफरेंट माइनिंग स्टेशंस जो है वहां पे क्या होता है, वहां पे सांस के साथ जो बहुत माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं, आइदर ऑफ कोल और एनीथिंग एल्स, सिलिका, एस्बेस्टोस, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये अंदर आपके सांस के साथ जाता है एंड यू नो ये बहुत हार्मफुल है। सांस की नली में सिर्फ गैस जानी चाहिए, ट्रैकिया में सिर्फ गैस जानी चाहिए, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कुछ नहीं जाना चाहिए। जब ये जाता है तो ये इसको ब्लॉक कर देता है।
ये इसको ब्लॉक कर देता है और ये जमने लगता है, इसके लेवल्स पे ये जमने लगता है और बाद में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आपको कॉमन एग्जांपल मिलेगा सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है उनके मैक्सिमम वर्कर्स, हाई पोस्ट की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम जो वर्कर्स है जो इससे डील करते हैं उन सबको ये डिसऑर्डर होता है, इन सबको ये डिसऑर्डर होता है। सिलिकोसिस होता है या तो एस्बेस्टोसिस होता है, इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम उनको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे केसेस में क्या होता है, इन वर्कर्स को, ये जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं मास्क। वैसे तो ये इतना ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी तो बिल्कुल सीधा आपका इनसे इंटरेक्शन नहीं होता है डस्ट पार्टिकल से, तो मास्क काफी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा आपका अबाउट द लंग वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, about exchange of gas, transportation of gas, and about the disorders of the respiratory system. Hope you like the video. बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।